ओके, पॉलिटी पार्ट 4 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर की बात करेंगे। गवर्नर जो है 213 के अंडर बनाता है और जो प्रेसिडेंट है वो 123 के अंडर बनाता है। तो ये दे देते, ये दे देते 213 में, ठीक है। फिर यहाँ पे इसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो होती है सिर्फ स्टेट के ऊपर और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर। एंड कब बना सकता है? जब मेरा लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, कोई भी एक पार्ट, हालांकि इसमें तो एक ही होगा, बट ठीक है। प्रेसिडेंट का एसेंट जो होता है 3 केस के अंदर, पहला अगर वो पार्लियामेंट के लॉ जो है प्रेजेंट लॉ उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो, या दूसरा ऐसा लॉ जिसको पार्लियामेंट बाद में ओवरराइड कर सकते हैं। दोनों केस में मेरे को प्रेसिडेंट की कंडीशन चाहिए, ना कि पार्लियामेंट की। फिर अगर कुछ ऐसे प्रोविज़न है कि जो प्रेसिडेंट है उसको सेक्शन करना पड़ेगा उस बिल को, अगर ऐसे प्रोविज़न उसमें लिख रखे हैं तो ठीक है। तो इस केस में उसको प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिएगा। आर्टिकल 1 to 3 प्रेसिडेंट का है, जो कि पैरेलल प्रोविज़न है, पैरेलल पार्लियामेंट है, पैरेलल लेजिस्लेचर गवर्नमेंट वो है, पावर है। तो ये इसका एक कीवर्ड है। प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, प्रोमलगेट होता है इसमें एक, जो इसको बोलता हूँ मैं। सेम लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस एज पार्लियामेंट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फिर एक्सरसाइज कब करेंगे? जब सेशन में नहीं होगा, दोनों हाउस या दोनों में से एक हाउस नहीं होगा तो भी चल जाएगा। कब इमीडिएट नीड होनी चाहिए उसकी, इमरजेंसी बेसिस पर होना चाहिए, नॉट एज अ रेगुलर केस बाय केस, ठीक है। देन टेम्परेरी नेचर का ही होगा, सिर्फ 6 वीक तक ही चल सकता है जब तक असेंबली हो। तो मैक्सिमम लाइफ इसकी 6 मंथ एंड 6 वीक हो जाती है, ठीक है। लीगैलिटी ऑफ रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, इसकी लीगैलिटी 4 केस में बोला था मेरे को। डीसी वाधवा ने तो डायरेक्टली बोल दिया था कि रीप्रोमलगेशन इज़ द फ्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। के सिंह ने बोला कि जो रीप्रोमलगेशन है वो एक नई जस्टिफिकेशन के साथ होना चाहिए, सेम जस्टिफिकेशन नहीं चलेगी, और जो जस्टिफिकेशन है वो पब्लिकली तुमको रिटर्न में देनी पड़ेगी गवर्नर को, ठीक है। फिर आरसी कूपर मेरा थर्ड केस। सबसे ऐसे कर लेते हैं, ए से सबसे पहले ए के रॉय ने क्या बोला कि ऑर्डिनेंस कैन नॉट सब्स्टिट्यूट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, ठीक है। इट मस्ट बी यूज ओनली इन एमरजेंसी केसेस, जो हमने ऊपर देखा। तो ए से तो ए के रॉय हो गया। फिर बी से यहाँ पे के ले लेते हैं, ठीक है, बी के सिंह, ठीक है। तो बी के सिंह केस में क्या हुआ कि रीप्रोमलगेशन नीड फ्रेश जस्टिफिकेशन। देन सी में कूपर केस ने क्या बोला कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है तुम्हारे और इसका ऑर्डिनेंस का, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा ये। एंड लास्ट में डीसी वाधवा ने बोला कि भाई फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो तुम रीप्रोमलगेट करते हो, तो ठीक है। अब कुछ जो ग्राउंड डिसाइड करते जेसी वाधवा केस में कि क्या ग्राउंड होगी जिसके ऊपर तुम ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर सकते हो। सेम वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखे हैं। पहला कि अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का ट्राई करते हो तो चैलेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। तीसरा, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जाते हैं। चौथा, अगर ये रेट्रोस्पेक्टिवली, जो कि नहीं कर सकते तुम, रेट्रोस्पेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है, ठीक है। ये सारे प्रोविज़न हो गए। अच्छा, एक ये मोरालिटी में आ जाएगा, आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशंस क्या है मेरे? तो डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशंस में बेसिकली 4D प्रिंसिपल होते हैं जो डेमोक्रेसी को सस्टेन करते हैं। 4D इज़ डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन एंड डिसेंट, ओके। तो 2D है, 2 डाई है, ठीक है। तो अगर डिबेट होगी तो पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशन अपने आप होगा, बिकॉज डेलिब्रेशन इज नथिंग बट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो इफ देर इज अ डिबेट देर विल बी डेलिब्रेशन। बट हमारा अभी क्या हो रहा है कि बाईपास कर रहे हैं डिबेट को इंटायरली, डायरेक्टली डेलिब्रेशन पे आते हैं, और उसमें भी एग्जीक्यूटिव अपना कंट्रोल रखता है सारा। फिर डिस्कशन मोस्टली कमेटीज़ में होता है, बट क्योंकि अगर अब कमेटीज़ में जा ही नहीं रहा तो कैसे करोगे तुम। डिसेंट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट हैपनिंग इन आवर केस, ठीक है। अब कुछ बेसिक कीवर्ड है जो मैं हर क्वेश्चन में ठोक सकता हूँ, विच इज़ स्पार्म। मार्स पर हमसे कुछ नहीं बन सकता, बट ठीक है। एस से सेपरेशन ऑफ पावर, पी से पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, ठीक है। ए से अब्यूज़ ऑफ पावर, आर से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एंड एम से मिसयूज़, ठीक है। मिसयूज़ ऑफ पावर, एक अब्यूज़िव पावर ऊपर और एक जो है मिसयूज़ एकदम लास्ट में, ठीक है। तो ये कीवर्ड बन जाएंगे हर एक केस में। फेडरलिज्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा यार? जो स्टेट है उसको लगेगा कि यार जो गवर्नर है वो सेंटर का है, तो जो है ये बाईपास करने का ट्राई कर रहा है, इसलिए जो है ये मेरा फेडरलिज्म को बिगाड़ रहा है। फिर जो है कोऑपरेशन करने में दिक्कत आएगी उसके साथ में। देन स्टेट जो है कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। कंपटीशन को ये नेगेटिव की तरह देखेंगे। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर हो जाएगा। ये सब बातें बोल देंगे यहाँ पे, और क्या बोलना है। कुछ बेसिक कीवर्ड हैं, जैसे यहाँ पे पार्टी का तो पता ही है अपने को, सोम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एम से मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आ जाएगा। ओवरसाइट आ जाएगा, ओवर रीच आ जाएगा। एस से स्क्रूटनी आ गया, ठीक है। ए से ऑटोनॉमी आ गया। बस यही बात करनी है मेरे को। स्टेट ऑटोनॉमी भी याद रखना है फेडरलिज्म के अंदर ना। वे फॉरवर्ड में देखता हूँ मैं। वे फॉरवर्ड में ट्रांसपेरेंसी इन जस्टिफिकेशन,
ट्रांसपेरेंसी जस्टिफिकेशन में क्या होगा, मेरा गवर्नर का जो सेटिस्फेक्शन है उसको मुझे राइटिंग में लेना पड़ेगा और पब्लिक करना पड़ेगा। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एडेयर करो। नो रूटीन फॉर रिपल्मेगेशन सिर्फ एक बार होगा, और अगर दोबारा होगा तो उसको किस केस के अकॉर्डिंग होगा, बी के सिंह के केस के अकॉर्डिंग, कि तुमको जो है नया जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या होता है देखो, अब मार्जिनलाइजेशन, किसी भी चीज़ का मार्जिनलाइजेशन कब होगा, जब इसको मैं डिप्राइव कर दूंगा किससे, पावर से। जब मैं इससे क्या कर लूँगा, इकोनॉमिक, इसकी मार्जिनलाइज कर दूँ इकोनॉमिक, ठीक है, इसकी पावर से डिप्राइव कर दिया मैंने, इकोनॉमी से मार्जिनलाइज कर दिया, पैसे छीन लिए इससे। तीसरा क्या है कि इसको बाईपास या फिर इसको इग्नोर कर दूँ, तो मार्जिनलाइज मेरा इन 3 चीज़ों से होगा। अब यहाँ पे देख मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिप्राइव कैसे किया कि मेजोरिटी ही सारा एजेंडा डिसाइड करती है, बिकॉज स्पीकर उनका बैठता है, ठीक है। फिर कैबिनेट जो है डोमिनेट करती है, तो इसलिए भी कुछ नहीं कर पाते, पार्लियामेंट मार्जिनलाइज है। ऑर्डिनेंस की पावर है इसके बाईपास करने के लिए बढ़िया एकदम तरीके से, पार्लियामेंट्री कमेटी ख़त्म हो चुकी हैं, तो इस वजह से भी कुछ नहीं कर पाते ये। कोएलिशन पॉलिटिक्स चलती है, कोएलिशन पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है कि बार्गेनिंग पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, ना कि प्रिंसिपल डेलिब्रेशन नहीं होता, बार्गेनिंग पॉलिटिक्स होती है। बार्गेनिंग की मैं अब आके अपना हिस्सा बार्गेन कर लूँगा, जो मेरे को मांगना है मैं वो मांग लूँगा, ठीक है, बीट एजेंडा पे है या नहीं, बट मेरे को जो बार्गेन करना है मैं वो करूँगा, डेलिब्रेशन नहीं करूँगा मैं। वीक लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, इंक्रीज अब्सेंटिज्म, बुलेटिन ऑफ डिमांड्स, ये सब कुछ करने वाला पॉइंट आ गया। पार्टी वीप इज़ अगेन अ कल्चरल प्रॉब्लम विच इज से कि इंडिपेंडेंस जो है एमपी का वो ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से वो डेलिब्रेट अपने विल के अकॉर्डिंग, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अकॉर्डिंग नहीं कर पाता, उसको पार्टी लाइन्स पे चलना पड़ता है, बीट कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के या उसके क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। देन पार्लियामेंट प्राइवेट मेंबर बिल तो आते ही नहीं है हमारे, क्योंकि अब बोर के पास तो पावर ही नहीं है। ऐसा बिल जो है आखिरी बार पास हुआ था 1970 में, ठीक है, लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल वाज पास इन 1970, ठीक है, यानी कि तब से हुआ ही नहीं है। कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 55+ ईयर। पार्लियामेंट्री का कंट्रोल कुछ में है, अभी उसका अगेंस्ट में, कुछ में है कि इसका अगेंस्ट में क्या आएगा कि सबसे पहले तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75(3), दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव। कुछ फाइनेंस कमेटी है जिसके पास मैंडेटरी बिल जाता है, बजट जाता है, ठीक है, टू जी स्कैम आता है वहाँ पे। फिर बजटरी कंट्रोल भी है, आर्टिकल 112 डिमांड्स फॉर ग्रांट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट। देन अपोजिशन का रोल, जो फार्म लॉज को उन्होंने प्रेशर डाल के किया था उसमें भी आ जाएगा। फॉरेन पॉलिसी डिबेट ऑन सिविल न्यूक्लियर डील्स विद यूएसए के साथ में जो सिविल न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर हम डिबेट करते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या होगा इसमें, वे फॉरवर्ड में सबसे पहले तो हमको एक पार्लियामेंट्री कैलेंडर चाहिए, किसने बोलता है, NCRCW ने, ठीक है, NCRWC है यार, CW नहीं है, NCRWC वर्ल्ड कप, ठीक है, NCR वर्ल्ड कप। देन शेडो कैबिनेट मॉडल एज यूके में ही हमने मैंडेटरी रेफरल मिलता है यूके के अंदर ही, ठीक है। मैं प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए मोटिवेट करो मेरे को, ठीक है, यही करना है मेरे को और कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे चलता हूँ, यहाँ पे इसका कंक्लूजन में क्या आएगा, पार्लियामेंट इज़ द की स्टोन ऑफ द डेमोक्रेटिक आर्क। ये मेरी डेमोक्रेटिक आर्क है, यहाँ पे मेरा पार्लियामेंट और ये की स्टोन है मेरा। हैरोल्ड ने बोला था, हैरोल्ड लेस्की अगर याद रह जाए तो, ठीक है। आगे क्या मेरे पास है नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट में मेरे पास आर्टिकल नंबर 75(3) कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले ये तो पढ़ चुका मैं, नॉर्मल नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, बजटरी कंट्रोल्स आएंगे, एडजर्नमेंट एंड सेंसर मोशन है, 0 आवर है, कट मोशन है। तो कमेटीज़ में क्या है मेरे पास, कमेटी में बहुत सारी कमेटी हैं। एक तो है पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, देन एस्टीमेट कमेटी, DRSC, एक और है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये तो बनती रहती हैं। एक पब्लिक अंडरस्टैंडिंग कमेटी भी होगा, अंडरटेकिंग साले, ठीक है, तो ये भी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी को हमको पता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 2G स्कैम, कोल स्कैम, ये सब कुछ आइडेंटिफाई किया था। फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने वक्फ अमेंडमेंट बिल किया था। DPDP भी देखेंगे आगे, डिजिटल डाटा प्राइवेसी डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट ठीक है। आगे है डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। पार्लियामेंट कैसे चलता है, पार्लियामेंट में सबसे पहले MP आते हैं, फिर जो है सेशन स्टार्ट होता है, फिर ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन का है, देन हम बिल को इंट्रोडक्शन करते हैं, डिस्कस होता है, रेफ़र होता है, फिर उस पर जो है पास करता हूँ मैं, टाइम ख़त्म हो जाता है यानी कि मैं सेशन बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एब्सेंटिज़म हो रहा है बहुत ज़्यादा इनका MPs का, तो वो आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो सेशन स्टार्ट होते ही जो है डिसरप्ट करने लग जाते हैं, एडजर्नमेंट हो जाती है वहाँ पे। 140 MP को सस्पेंड कर दिया था। मनी बिल, फिर इंट्रो के टाइम पे क्या है, इंट्रो के टाइम पे मनी बिल का रूट ले लेते, जैसे आधार बिल का हो गया था, डिस्कस नहीं करते, सीधा 2023 में जो इंटायर बजट था उसको अप्रूव कर दिया था विदाउट डिबेट, ठीक है। फिर रेफ़र नहीं करते, पहले जो है 71% रेफ़र करते थे 15th लोकसभा में, अब 17th लोकसभा आ गई तो यहाँ पे 17% ही बचा है, एकदम 17% बचा है यहाँ पे। फिर जो है पास करने के लिए जो है 2 वीक के अंदर ही
58% बिल को 2 वीक के अंदर ही पास कर देते हैं। जब टाइम ओवर हो जाता है तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी 2 वीक में कौन कौन से बिल पास हुए थे, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल, ये सिर्फ 2 दिन में ही पास कर दिए थे। ये तो बल्कि स्पेशल सेशन बना के करा था, ठीक है। फिर जो है टाइम खत्म होने के बाद टोटल टाइम देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो 17th लोकसभा थी वो तो 2 महीने भी नहीं चली यार, वो तो सिर्फ 55 डेज ही चली थी। देन अगर मैं ऑर्डिनेंस पास कर देता हूँ तो जो है ऑर्डिनेंस राइज हो रही है, हमको पता है अभी राइज लेजिस्लेशन, ठीक है। अब इसके साथ में क्या आता है, मैक्सिमम गवर्नेंस रिक्वायर मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ओके, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, ग्रेट पावर रिक्वायर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ था। पार्लियामेंट्री कमेटी स्ट्रक्चर फंक्शनिंग एंड चैलेंजेस, तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटीज आर द बैकबोन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये किसने बोला था, हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बोला था कि ये है। देन इंपॉर्टेंस क्या है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की, इंपॉर्टेंस ये है कि जो सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी का भी लाइफ साइकिल देख लेते हैं, सेम वही जैसे है किसी भी कमेटी का क्या होगा, सबसे पहले तो अब जो है आएंगे लोग आएंगे, जो एमपीज़ हैं मेंबर्स हैं वो आएंगे, देन एक्सपर्ट आएंगे, उसके बाद जो है डिस्कशन होगा, देन जो है उसकी कुछ कंसेंसस बिल्डिंग होगी, ठीक है। डिस्कशन के बाद कंसेंसस बिल्डिंग होगी, उसको डेलिब्रेशन बोल देंगे अपन। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर कुछ रिकमेंडेशन होगी, रिकमेंडेशन भेज देंगे। फिर जो है जो अगर पास हो जाता है तो वहाँ पे ओवरसाइट देखेंगे उसकी, देन ईयरली रिव्यू होगा उसका, फिर इरेगुलरिटीज़ मॉनिटर करेंगे और फिर लास्ट में उसको अपनी मेमोरी में सेव करके इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बिल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सपर्ट कंसल्टेशन होता है, जेपीसी बैठती है, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने डाटा प्रोटेक्शन बिल को कंसेंसस किया था, ठीक है। 90 अमेंडमेंट करी थी, वहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था। फिर जो है स्क्रूटिनी में हमने देखा था कि जो 2G बिल स्कैम मिल गया था हमको, कंसेंसस के लिए अपन ने वर्क अमेंडमेंट बिल लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, कंसेंसस के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल भी आ जाएगा, ठीक है। कंसेंसस के लिए यहाँ पे खैर वीमेन वाले तो कुछ हुआ नहीं। फिर जो है ओवरसाइट की बात करता हूँ मैं, ओवरसाइट भी हमने देखा कि जो कोल स्कैम था वहाँ पे ओवरसाइट था। ईयरली रिव्यू करते हैं, जैसे जो है ये रिव्यू में EIA जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था उसको रिव्यू किया था इन्होंने, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था उसको इन्होंने रिव्यू किया था। इरेगुलरिटीज़ फाइंड करते हैं, जैसे कि बोफोर्स केस हो गया वहाँ पे, फिर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बिल्डिंग भी होती है, ठीक है। ये सब कुछ हो गया वहाँ पूरी की पूरी उसके अंदर, क्योंकि वो सेव हो जाता है। फिर अब इसके बाद में एस्टीमेट कमेटी है। एस्टीमेट कमेटी क्या है, रूल नंबर 310 के अंडर बनी थी, जिसमें 30 लोकसभा मेंबर बैठते हैं, ठीक है। 30 लोकसभा मेंबर होते हैं, इसमें कोई राज्यसभा मेंबर नहीं होता है, करेक्ट। फिर आगे है ये क्या करते हैं, ये बजट के एस्टिमेट्स को फाइंड आउट करते हैं, फिर सजेस्ट करते हैं अल्टरनेटिव पॉलिसीज़, मॉनिटर करते हैं, रिव्यू करते हैं, सेम वही काम जो अपन ने पहले कर रखा था। फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी DRSC, इसमें क्या है कि DRSC को मैंने इंट्रोड्यूस किया था 1993 में, ठीक है। 24 DRSC है मेरे पास में, 16 तो राज्य लोकसभा के अंडर में है और 8 मेरी राज्यसभा के अंडर में है। 31 मेंबर है टोटल मेरे, जिसमें से 21 तो लोकसभा के हैं और जो 10 हैं वो मेरे राज्यसभा के हैं। नॉन पार्टीजन डेलिब्रेशन होता है इसके अंदर, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। डेलिब्रेशन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल ओवरसाइट भी होगी, पॉलिसी रिव्यू, इवैल्यूएशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटरिंग, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बिल्डिंग, IMB, ठीक है, ये हो गया। देन व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मेंबर्स होंगे, कुछ एक्सपर्ट होंगे, तो वहाँ से एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी। उसके बाद जो है वो डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे। तो अगर डिस्कस डिबेट हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी को, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लाइव रख रखा है इन्होंने। बाकी इसमें क्या लिखा है, हाउस कीपिंग कमेटी जो है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गया, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो गया। देन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC जो है, ये सेकंड 2G स्पेक्ट्रम केस लेके आई थी, वक्फ अमेंडमेंट बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर था। वॉच डॉग्स हैं ये मेरे, क्योंकि मॉनिटर करते हैं बेसिकली। ऑडिट मैकेनिज्म, स्ट्रेंथन द ऑडिट मैकेनिज्म, PSC जो है कैग के साथ में लिंक होता है, ऑडिट मैकेनिज्म, ऑडिटिंग भी हो जाएगी साथ में। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बिल्डिंग, क्रिएट अ रिपोजिटरी ऑफ फिजिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर माई फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें इश्यूज़ क्या हैं, इशू सीधे सीधे यार, इशू क्या है, MP एक्सपर्ट, सबसे पहले वही पाइपलाइन के थ्रू निकाल लेंगे। जैसे MP है तो MP एब्सेंट रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। एक्सपर्ट जो होते हैं वो लैक ऑफ एक्सपर्ट बॉडी, एक्सपर्ट जो होते हैं वो मतलब थिंक टैंक के टाइप में से परमानेंट एक्सपर्ट वो नहीं है कोई भी पैनल हमारे पास में। डिस्कस करने की बजाय यहाँ पे अपने जो है एब्सेंट रहते तो डिस्कशन ही नहीं हो पाता, डेलिब्रेशन उतनी नहीं हो पाती, ठीक है। फिर कंसेंसस बिल्डिंग में जो है पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर ज़्यादा चलती है यहाँ पे। ये बोल सकते हैं अपन कि यार मेरे बेटे का वीज़ा लगवा दो, फिर मेरे को मान जाऊँगा मैं ऐसे करके।
ठीक है। रिकमेंडेशन इसकी बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन है, तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं होता। स्क्रूटिनी करें कैसे जब सीएजी मेरे को इतनी बल्कि भारी भरी रिपोर्ट दे रहा है बजटरी, तो मैं कैसे करूँ। ईयरली रिव्यू कुछ जैसे वो रिपोर्ट्स हैं मेरी, वो जैसे होम मिनिस्ट्री है वो रिव्यू के रिपोर्ट्स को नहीं भेजती, वो स्किप कर देती है, ठीक है, उनको वो एज ए एक्सेप्शन में ले आती है, ठीक है। फिर क्या था यहाँ पे, अच्छा डिस्कस कब कैसे करेंगे, डिस्कस तो तब करेंगे जब इनके पास रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आती ही नहीं। 15th लोकसभा में 71% रिपोर्ट आती थी, 17th लोकसभा में 16% रिपोर्ट आती है। फिर मॉनिटरिंग करेंगे कैसे जब इनके पास कुछ पावर ही नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करना पड़ता है इनको पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री स्टाफ के ऊपर। फिर मेमोरी बिल्डिंग हो नहीं पाती क्योंकि 1 ईयर का टेन्योर होता है, 1 ईयर के बाद हट जाएंगे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड में NCRCW ने बोला था कि तुम जो है डेडिकेटेड रिसर्च सपोर्ट ग्रुप दे दो इनको, मैंडेटरी रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट विद इन फिक्स टाइमलाइन, 3 मंथ के अंदर जो है गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स देना पड़ेगा इसको DRSC रिकमेंडेशंस का, ठीक है। देन यू हैव टू पुट डाउन द एक्शन टेकन रिपोर्ट NCRCW, NCR वर्ल्ड कप WC, ठीक है, NCR वर्ल्ड कप। देन एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यूके सिस्टम में, यूके में क्या मैंडेटरी बिल है, इनसे बोलता है कि पार्लियामेंट्री कैलेंडर बना, तो फिर हम बोलेंगे कि कमेटीज़ का भी कैलेंडर बना दो साथ में। एक शेडो कैबिनेट से जो शेडो कैबिनेट का कंसेप्ट भी ले आओ, यहाँ पे यूके ने बोल रखा है, तो ठीक है। इन वर्ड ऑफ वुड्रो बिल्सन, कांग्रेस इन सेशन इज पब्लिक एग्जीबिशन बट कांग्रेस इन कमेटी इज इन एक्शन, ठीक है। पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अब इस पर बात कर लेते हैं अपना। ये क्या है, आर्टिकल 368 है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट दिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट, ये हमको पता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्लैरिफाइड वाइल पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट और इट कैन नॉट अल्टर दिस, ये पता है हमको। लिमिटेशन क्या है अमेंडिंग पावर की, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसको अभी वो करना है कि ये क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बनाते हैं इसका भी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अमेंडिंग पावर क्या है, सबसे पहले तो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा तुमको, ड्यू प्रोसेस ड्यू डिलीजेंस से करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी, नो जॉइंट कमेटी, स्टेट्स रेटिफिकेशन करना पड़ेगा, असेंट देना पड़ेगा तुमको, असेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का चेकअप होगा, उसके अंदर तुम्हारा फंडामेंटल राइट ठीक होना चाहिए, अपहोल्ड करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अपहोल्ड करेगा वो डेमोक्रेसी, ये सब कुछ चीज़ें, ठीक है। फिर सबसे पहले SOP चेक होगा उसका, सेपरेशन ऑफ पावर, देन फेडरल स्ट्रक्चर चेक होगा, देन डेमोक्रेटिक नेचर चेक होगा, सेकुलरिज्म, जुडिशरी इंडिपेंडेंस, ये सब कुछ चेक होंगे उसके, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी अप्लाई होगी, ये ड्यू प्रोसेस के अंदर आ गया। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी अमेंडमेंट के ऊपर, BSD के ऊपर आ गया। मिनर्वा मिल्स ने बोलता कि जो है लिमिटिंग अमेंडिंग पावर इट सेल्फ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो ये मिनर्वा मिल्स का केस डाल दूँगा वहाँ पे। बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, ये फंडामेंटल राइट एंड DPSP का आ गया। अपहोल्ड करेगा ये सेपरेशन ऑफ पावर को, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर को अपहोल्ड करेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को करेगा। SR बोम्बई की जजमेंट है कि जो 9th शेड्यूल है ये भी जुडिशल रिव्यू के लिए जो है मेरे अवेलेबल हैं। क्रिटिसिज्म क्या है इसका कि यार पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को अंडरमाइन कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी खराब कर रहा है, क्योंकि जुडिशरी तो अकाउंटेबल होगी नहीं यहाँ पे, जुडिशल सुपरमेसी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने और क्या देखा था, कुछ और कीवर्ड थे, स्क्रूटिनी को ख़त्म कर रहा है ये, क्योंकि स्क्रूटिनी जो थी वो पार्लियामेंट में पब्लिक की होनी चाहिए, ना कि जुडिशरी की, ये बोल देंगे अपना। कुछ जस्टिफिकेशन क्या है इसकी कि भाई हैस्टी अमेंडमेंट्स नहीं होंगी, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को स्लो कर देता है, जैसे NJAC आना था उसको स्लो कर दिया। फिर क्रिएट प्रोसीजरल बोटलनेक्स, ऑब्स्ट्रक्ट टाइमली रिफॉर्म्स, स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी ओवर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, ये ठीक है। देन प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये अपने को पता है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। रिड्यूस पार्लियामेंट्री ऑटोनॉमी एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिवनेस, करेक्ट, ठीक है। पार्टी और क्या था यहाँ पे, SPARM, स्पारम, तो बस यहाँ पे ये है। A से ऑटोनॉमी था मेरा, ठीक है, M से शायद A और P से क्या था यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ पावर, अच्छा ये तो वो है सेपरेशन ऑफ पावर वाला, हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, M से कुछ और होगा यहाँ पे, R से कुछ और होगा। रोल ऑफ MP के क्या रोल थे, फंक्शन, डिक्लाइन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। MP के रोल्स में एक फंक्शन क्या होता है MP का, वही काम जो पाइप साइकिल में करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे जाना, यानी कि रिप्रेजेंट करना अपने लोगों को। फिर वो जो है लेजिस्लेटिव काम करेगा, यानी कि बिल बनाएगा, डेलिब्रेट करेगा, अमेंड करेगा, डिस्कशन करेगा, ये सब कुछ करेगा, ठीक है। डेलिब्रेशन भी आ गया इसके अंदर, डिबेट करेगा, नेशनल पॉलिसी इशू, ये हो गया। उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूटिव में क्या काम करेगा, एग्जीक्यूटिव में उसको ओवरसाइट रखने की, एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है, ये सब कुछ काम करना है, क्वेश्चन आवर, मोशन कमेटी, इन सब के थ्रू। फिर फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन में जाएगा, वो जो है PAC का मेंबर हो सकता है, नहीं तो उसका मेंबर होगा। फिर वो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में भी हो सकता है, बाहर जाके उसको वो अपना जो है
कंट्री की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब कुछ काम किसके हैं, एमपी के काम है। अपना इसको वो भी करना पड़ेगा, एमपी लैड भी फॉलो करना पड़ेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप भी करना पड़ेगा, ठीक है। डिक्लाइन इन द इंडिविजुअल पार्लियामेंट्रियंस रोल, डिक्लाइन क्यों और इनके रोल में, सबसे पहले तो काम क्या है इनका, जो काम ही नहीं करेंगे तो डिक्लाइन होगा। सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या काम है इनका, बिल बनाना, ठीक है। फिर डिस्कस करने के बाद में फिर इनको बिल बनाना, डिस्कस करना, ओवरसाइट करना बिल की, और लास्ट में एक्सपर्टीज देना अगर हो तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। तो अब पता है प्राइवेट मेंबर बिल जो है आज तक 14 पास हुए हैं, जब आखिरी वाला पास हुआ था 1970 में, वो था 55 साल से ज़्यादा हो गए तो नहीं हो रहे पास ये। अगर मैं डिस्कशन में देखूँ तो 58% जो बिल्स थे वो 2 वीक के अंदर ही हमने पास कर दिए हैं। अगर मैं ओवरसाइट को देखूँ तो यहाँ पे ओवरसाइट में ओवरसाइट ये नहीं करते हैं, एब्सेंटी रहते हैं, एडजर्न कर देते हैं। 140 एमपी जो है वहाँ से हट गए थे। अगर मैं एक्सपर्टीज़ की बात देखूँ तो एक्सपर्टीज़ भी नहीं कर पाते ये, क्योंकि वीक रिसर्च है, नॉलेज सपोर्ट नहीं है इनके पास में। डेलिब्रेटिव फंक्शन देखता हूँ मैं, तो डेलिब्रेटिव फंक्शन में क्या है मेरे पास में, सेशन, सबसे पहले जो है सेशन होगा, ड्यूरेशन, इंट्रो, डिस्कस, ये सब कुछ होगा। सबसे पहले जो एवरेज अटेंडेंस थी वो लोकसभा के अंदर 71 थी, अब जो है 74 थी राज्यसभा के अंदर, ठीक है। अब जो है ड्रॉप हो गई होगी, 50-55 के आसपास हो गई होगी, ठीक है। ड्यूरिंग द 17th लोकसभा एमपी वर सस्पेंडेड 206 इंस्टेंसेस। 17th लोकसभा में 140 एमपी सस्पेंड हुए थे, जो सस्पेंड कर देते हैं। पार्टी व्हिप सिस्टम है, ये नहीं कर पाता, ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल, डिस्करेज द इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट। देन डिक्लाइन द सिटिंग रेट, जहाँ पे पहले हम जो है 120 डेज़ बैठते थे, अब हम सिर्फ 55 डेज़ बैठ रहे हैं टोटल 17th लोकसभा में, ठीक है। फिर है मेरा फाइनेंशियल फंक्शन में क्या आता है मेरा, बजट डिस्कशन, गिलोटिन, कमेटीज़, राज्यसभा पावर। तो इसका क्या काम बनता है, बजट डिस्कशन काम में सबसे पहले तो 2023 के अंदर पूरा बजट डिस्कस ही नहीं करा था उन्होंने। गिलोटिन जो है डिमांड ऑफ ग्रांट जो है गिलोटिन कर देते हैं। उसके बाद फिर कमेटीज़ के अंदर जाना चाहिए वो बजट, लेकिन कमेटी के अंदर क्या, गवर्नमेंट की बहुत ही सॉलिड रिप्रेजेंटेशन होती है। राज्यसभा की पावर ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरा, एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट में क्या होगा, जो क्वेश्चन आवर है मेरा वो 60% ऑफ द शेड्यूल टाइम ही काम कर रहा है, और राज्यसभा में 52%, ठीक है। क्वेश्चन आवर 60% टाइम किया है, अब्सेंट कितने, 70% तक अब्सेंट रहे हैं ये, ठीक है। ये 2 डाटा मेरे को याद रखने हैं। 17% बिल पास हुए हैं, 58% बिल 2 हफ्ते में पास हुए हैं। जम्मू कश्मीर और विमेन वाला तो 2-2 दिन में पास कर दिया था इन्होंने, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट जो है मनी बिल की तरफ चले जाते हैं, जब आधार एक्ट आता है, लो अटेंडेंस, पुअर फेलो, डिल्यूट स्क्रूटनी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे डिक्लाइन के, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो तुम्हारी अगर एथिक्स गिर रही है वहाँ पे तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा। एज पर एडीआर 46% ऑफ एमपी जो इलेक्ट हुए थे मेरे, उनके सामने क्या है, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। पुअर लेजिस्लेटिव क्वालिटी, फार्म लॉज आए थे उनको हमने वापस लेना पड़ा। पुअर लेजिस्लेटिव क्वालिटी, जो काम ठीक से नहीं कर पा रहे तुम, क्वालिटी खराब है तुम्हारी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऑर्डिनेंस कल्चर फॉलो कर रखा है तुमने एकदम, ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस फॉलो रखा है। फ्यूअर सेटिंग हैव लेड टू राइजिंग ऑर्डिनेंस, 11 ऑर्डिनेंस आए थे 2020 के अंदर, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन हो गया, लेजिस्लेटिव क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिसी पैरालिसिस। देन जुडिशियल इंटरवेंशन, अगर वीक परफॉर्मेंस आएगा तो बार बार जुडिशरी आएगा, जैसे एनजीटी में आया, यूजीसी में आया, ठीक है, ये सब में आया यहाँ पे। देन डिमिनिशिंग रोल ऑफ अपोजिशन, एमपी क्योंकि वो जो है स्पीकिंग टाइम कम हो गया, ऊपर से पार्टी विप का भी कल्चर है वहाँ पे। सिटीजन जो है फेथ लूज कर रहे हैं पार्लियामेंट के डेलिब्रेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव रोल के अंदर, ठीक है, सिटीजन। कोर्ट क्या है पार्लियामेंट का, मेरे पास कोर्ट ये है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी एंड एन एमपी वुड बी एमपी इज़ अ नेशनल ट्रस्टी, या फिर वही अपना मैक्सिमम गवर्नेंस नीड मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज पार्लियामेंट इज़ द की स्टोन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। हम अब यहाँ पे हामिद अंसारी ने बोला था कि पार्लियामेंट हैज़ टर्न्ड इनटू चैम्बर ऑफ एनार्की ड्यू टू डिक्लाइनिंग रोल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेंबर्स। हम इसको ये एक और उससे भी कर सकते हैं। वुड्रो विल्सन ने क्या बोला था कि कांग्रेस इन सेशन इज़ कांग्रेस इन पब्लिक एग्जीबिशन, बट कांग्रेस इन कमेटी रूम इज़ कांग्रेस इन एक्शन, ठीक है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने क्या बोला है वेंकैया नायडू ने कि जो डिसऑर्डर, डिसरप्शन एंड डिले शुड नॉट रिप्लेस ये तो मेरे वो है बढ़िया एकदम। वे फॉरवर्ड क्या था यहाँ पे, वे फॉरवर्ड ये था कि NCRWC ने बोला था कि भाई तुम एटलीस्ट 110 दिन आना मैंडेटरी करो, 60-70 दिन एवरेज हो, ठीक है। 110 दिन पार्लियामेंट बैठे कम से कम, एवरेज जो है एनुअल कैलेंडर बनाओ अपना, पार्लियामेंट बिठाओ अपना, एक्सपर्ट कमेटी परमानेंट दो वहाँ पे, ठीक है, ये करो तुम। फिर इनकरेज करो कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, प्रोफेशनलिज्म एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि तुमको करना पड़ेगा। यूके का पार्लियामेंट रिसर्च सर्विस है जो एमपी को इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में करता है हेल्प। ऑफिस ऑफ स्पीकर, न्यूट्रलिटी, इशू एंड रिफॉर्म, लास्ट ईयर आया था, ये इस बार नहीं आएगा। वंस ए स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, इट इज़ अ ब्रिटिश सिस्टम। MK वेंकैया नायडू ने बोलता है ट्रूली इम्पार्शियल स्पीकर इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कॉर्नर स्टोन, की स्टोन, ये सब कुछ मेरे पत्थर ही पत्थर हैं। सबसे पहले अब इशू क्या है स्पीकर के साथ में, तो स्पीकर बनता कैसे, बेसिकली स्पीकर बनता है तुम्हारा, सबसे पहले सिलेक्शन होगा,
उसके बाद फिर उसका जो है न्यूट्रल होना पड़ेगा, उसका एजेंडा पेश करेगा, फिर वो पूरे हाउस का वही रखता है, क्योंकि देन बिल को लेके आएगा वो, फिर डिस्कशन डिसाइड करेगा, टाइम अलॉट करेगा, ठीक है, डिस्कशन यानी कि प्रायोरिटीज बताएगा। देन उसके पास पावर क्या है, उसको कैसे यूज़ करता है, और लास्ट में जुडिशरी का फंक्शन भी है कुछ। तो सिलेक्शन सबसे पहले तो जो स्पीकर है ये हमेशा पार्टी एफिलिएटेड ही होता है, ठीक है। आखिरी बार जो पार्टी से हटा था वो फिर संजीव रेड्डी थे मेरे ख्याल से, तो उनका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा मेरे को इधर, ठीक है। पार्टीजियन बायस होता है इनके पास में। डिले इन मणिपुर एंड महाराष्ट्र डिफेक्शन केसेस में, मणिपुर एंड महाराष्ट्र क्योंकि इनकी गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो वहाँ पे इन्होंने डिले कर दिया था डिफेक्शन केस लेने के लिए। देन मनी बिल आधार एक्ट, इसको ऐसे पास कर दिया बिल को। उसके बाद डिस्कशन जो थी अब नहीं हो पा रही है यहाँ पे। डिक्लाइन इन डेलिब्रेशन, रेल रोडिंग ऑफ द बिल्स हो रखा है, रेल रोडिंग ऑफ द बिल्स कीवर्ड है भाई ये, ठीक है। देन कीवर्ड ऑफ द बिल्स हो रखा है, रेल रोडिंग ऑफ द बिल्स हो रखा है। डिस्कशन जो था नहीं हो पा रहा है, सस्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे 140 एमपी को सस्पेंड कर दिया था 2023 में, ठीक है। डिस्कशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो है बिल्स कमेटी को रेफर ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे सीधा पास कर दे रहे हैं। फिर जो है स्पीकर डिस्कशन लार्जली बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। प्रिसाइडिंग एंड जुडिशियल रोल्स कोज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है इनके केस में। वीक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, कोई कोडिफाइड नॉर्म्स नहीं है, ये तो घर घर की बात है। राइजिंग एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, इरोडिंग न्यूट्रलिटी। नीड फॉर्म रिफॉर्म क्या है, एडोप्टिंग वन से स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, ठीक है, उसको अपनी सीट से रिजाइन करने को दे दो। फिर एक कोडिफाइड नेचर ले आओ, एक कमेटी बनाओ जो कि स्पीकर के डिसीजन को रिव्यू करेगी। फिर जो है तुम देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसमें से ही, ठीक है। न्यूट्रलिटी रिस्टोर करो, पार्लियामेंट डिसिप्लिन रिस्टोर करो, एवरी मेंबर को वॉइस दो, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फंक्शन ऑफ गवर्निंग, कंसेंसस बिल्डिंग एंड कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग हो, जिसको हम डेलिब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो, जिसको तुम डिस्कशन डिबेट बोलते हो, जिसको तुम, या डिसेंट जिसको बोलते हो तुम यहाँ पे। इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, जिसको तुमको यहाँ पे बिल को पास करना है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर राइट एंड प्रिविलेज, अपहोल्डिंग डिग्निटी ऑफ द ऑफिस, यूके मॉडल वेयर स्पीकर कंटेस्ट स्पीकर सीकिंग री इलेक्शन, मेंटेनिंग इम्पार्शियलिटी, ठीक है। यूके में क्या होता है कि जो स्पीकर है वो कंटेस्ट करता है दोबारा से री इलेक्ट होने के लिए भी, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है कि जो मेरा स्पीकर है उसको कोडिफाई कर दो तुम, स्पीकर के रूल्स को अमेंड करो, रूल्स को रिक्वायर हाउस कॉन्करेंस फॉर सस्पेंशन की, जो अपने मन से डिस्क्रिशनली सस्पेंड ना कर दे वो। लिमिट कर दो स्पीकर के रोल को एंटी डिफेक्शन लॉ के में सिर्फ। के.एम. सिंह जो था केस में बोलता कि सजेस्ट है परमानेंट ट्रिब्यूनल फॉर एंटी डिफेक्शन लॉज, के.एम. सिंह के अंदर। B.K. सिंह था मेरा उसमें ऑर्डिनेंस वाले में, और के.एम. सिंह है मेरा ट्रिब्यूनल्स बनाने में, एंटी डिफेक्शन में, ठीक है। के से आर्टिकल जो है उसका के ही है ना इलेक्शन वाले में, हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्शन बॉडी याद रखा जाएगा के.एम., ठीक है। मिनिमम डिबेट स्टैंडर्ड गारंटी करता है। स्टैंडिंग कमेटी जो है ओवरसी करेगी स्पीकर के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को, ठीक है। ये किसका काम है, स्टैंडिंग कमेटी का। चलो फिर आगे चलते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्टेट लेजिस्लेचर, इसके ऊपर भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका था। आर्टिकल 176 जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बताता है, इसका काम वही है, ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, मोरालिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑर्डर एंड डिकोम, डिबेट, सर्टिफाई मनी बिल, न्यूट्रल आर्बिटर, एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल को देखता है, मेंबर के प्रिविलेज देखता है, कमेटी सिस्टम है, MLA, प्रोटेक्ट द वॉइस ऑफ अपोजिशन एंड स्मॉलर पार्टीज। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रोल एंड लिमिटेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार ही, तो थोड़ा देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट किससे आता है, आर्टिकल 64 से। VP प्रेसिडेंट जो है 5 होता है, वाइस प्रेसिडेंट 10 होता है, तो इसलिए 6 + 4 = 10, तो वाइस प्रेसिडेंट इज अंडर आर्टिकल 64। इंटरप्रेटर ऑफ रूल्स होता है ये, ठीक है। कास्टिंग वोट इनके पास होता है, ये होता है। लिमिटेशन क्या है कि जॉइंट सीटिंग के अंदर नहीं बैठ सकते, बजट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है इनका। MP को एक्सपेल नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। मनी बिल्स अंडर आर्टिकल 110 के ऊपर कोई वो नहीं होता इनके पास। कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेके आ सकते ये, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे बिल को अकेले बिल को अमेंड नहीं कर सकते ये, ठीक है। फिर जो है अमेंडिंग बिल के बाद जॉइंट सीटिंग नहीं बिला सकते, ठीक है। ये सब कुछ है यहाँ पे। राज्यसभा का क्या रोल है, इवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चल रहा है राज्यसभा का। राज्यसभा हालांकि इलेक्शन ही हुए इस बार, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, तो एक बार ही देख लेते हैं, फिर भी ख़त्म हो जाएगा ये। राज्यसभा जो है, राज्यसभा को 1919 के एक्ट में लेके आए थे यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको यूजलेस स्टेपनी टायर पहले बोलते थे, यूजलेस स्टेपनी टायर, अभी भी वैसे तो है ही, लेकिन बोलने के लिए ठीक है। सबसे पहले क्या इनका रोल क्या है यहाँ पे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जॉइंट सीटिंग अंडर आर्टिकल 118, ओके ठीक है, जॉइंट सीटिंग अंडर आर्टिकल 118। इसको डिलेड चैम्बर बोलते हैं, डिलेइंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग चैम्बर। कैन नॉट इन्फ्लुएंस बजट प्रायोरिटी, ये पता है। यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन, ठीक है, सपोर्टिंग ऑर्गन है कि जब मेरा एक सेशन नहीं है तो मैं दूसरे सेशन में अपना बात रख सकता हूँ, एटलीस्ट मान ले, हालांकि दोनों एक साथ में ही चलते हैं, ऐसे तो है नहीं कि अलग अलग चलता हो। एरिया वेयर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ विजिबल, ठीक है। राइज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, जब से कोएलिशन पॉलिटिक्स आया है इंडिया के अंदर थोड़ा रीजनल पावर्स की डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से जो है
दो पार्टी ना होके एक मैच्योर फेडरलिज्म की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारा हर स्टेट की अलग अलग रीजनल पार्टी आ गई है, ठीक है। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स है, तो वहाँ से कंसेंसस जो है बढ़ गया है, इसलिए राज्यसभा की नेगोशिएशन रोल बढ़ गया है वहाँ पे। राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़, इसने भी फेडरल पॉलिटिक्स को इम्प्रूव किया है। डाइवर्सिफाइड कॉम्पोजिशन, यहाँ पे जो है तुम प्रोफेसर एकेडमिशियन, ठीक है, ये लेके आते हो तुम। रिवाइटलाइज कमेटी सिस्टम, ठीक है, कमेटी सिस्टम को तुमने रिवाइटलाइज कमेटी सिस्टम। हाँ, अभी रिसेंटली जैसे कौन सा बिल गया है, FCRA बिल गया है मेरा कमेटी के पास, ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, JPC के पास। कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अपोजिशन रूल, एक्टिव अपोजिशन रूल, क्योंकि जो है ये कंटिन्यू ही है। रिवाइजिंग चैम्बर की तरह भी एक्ट कर सकता है। ये रिवाइजिंग चैम्बर की तरह कैसे एक्ट करता है, जब ये GST के बिल को इसने रेफ़र किया था सेलेक्ट कमेटी के पास, राज्यसभा ने रेफ़र किया था, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है स्टेट के इंटरेस्ट को अगेंस्ट सेंट्रल ओवररीच। डिस्कस फेडरल फिजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये फेडरलिज्म वाली पॉइंट अपने GST नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या था मेरा, कोलैबोरेटिव अप्रोच था। GST भी क्या था मेरा, कोलैबोरेटिव अप्रोच था। ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312, ये भी क्या है, कोलैबोरेटिव अप्रोच होगा, हालांकि इसे तो इनिशिएट कर सकता है। मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट आर्टिकल 249। इन डेप्थ इशू बेस्ड पॉलिसी डिबेट करते हो तुम नेशनल कंसर्न के ऊपर, जैसे कोविड-19 मैनेजमेंट के ऊपर हुआ था, ये भी मेरा क्या था, कोलैबोरेटिव अप्रोच था। देन क्लैरिफिकेशन ऑन द पेगासस स्पाईवेयर, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था। स्टेट स्पेसिफिक इशू सच एज रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये हमेशा वाटर डिस्प्यूट तो चलते ही रहते हैं। बीइंग ए परमानेंट चैम्बर इट इंश्योर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, IMB, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बिल्डिंग। देन वे फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में वे फॉरवर्ड क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हर स्टेट की, ताकि हर स्टेट का जो है कोई एक स्टेट डोमिनेट ना करे प्रोसीडिंग को US की तरह, जबकि ऐसा नहीं है अपने यहाँ पे। ज़्यादा डिबेट होनी चाहिए, कम, मोर डिबेट लेस डिसरप्शन। इंट्रोड्यूस विप फ्री डिबेट्स, एटलीस्ट डिबेट्स में तुम विप फ्री कर लो, मे बी ये बढ़िया रहेगा कि तुम विप फ्री डिबेट्स कर लो। वोटिंग चलो वैसे रहने दो। NCR वर्ल्ड कप ने क्या बोला था कि क्लियर प्रोसीजर हो तुम्हारे पास में एमिनेंट मेंबर्स को बुलाने का आर्टिकल 80 के अंदर, ठीक है। पुंची कमीशन ने क्या बोला था कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है राज्यसभा का इंक्लूड करे, इसमें पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी को भी लेके आओ, ठीक है, राज्यसभा में। देन BR अम्बेडकर ने क्या बोलता है, राज्यसभा मस्ट एक्ट एज ए सेफ्टी वॉल्व ऑफ फेडरलिज्म इंश्योरिंग रीजनड रिप्रेजेंटेटिव एंड रीजनली इंक्लूसिव गवर्नेंस। कुछ नहीं है, वही है कि मैक्सिमम गवर्नेंस रिक्वायर मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी, तो एंड राज्यसभा इज वन मोर चेक ऑन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, बढ़िया। लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके प्रोविज़न, रोल और चैलेंजेस। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल 168 के अंडर आई है मेरी, 171 में इसको कंपोजिशन को डिफाइन किया है, ये सब कुछ बातें हैं। किस किस के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, UP, बिहार, ये सारे आपस में जो है टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो कुछ किस किस स्टेट है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से, UP से। UP जाके किसको भिड़ेगा, फिर UP भिड़ेगा भाई मेरे बिहार को, ठीक है, बिहार से टच हो गया। फिर यहाँ पे MP नहीं आता है। फिर यहाँ से फिर आगे चलता है महाराष्ट्र को टच करेगा मेरा यहाँ से तेलंगाना, यहाँ से टच करेगा कर्नाटका, तेलंगाना को टच करेगा आंध्रा, ठीक है। इन 6 स्टेट के अंदर ही है, MP के अंदर नहीं है, ठीक है। और UP महाराष्ट्र को टच नहीं करता है, तो अब बस याद रखने की MP में नहीं है। प्रीवियसली तमिलनाडु में भी थी, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर, इन 4 स्टेट में थी, जो कि जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है और एक पंजाब है, ठीक है। राजस्थान में तो हो नहीं सकती क्योंकि वो तो प्रिंसली स्टेट था, तो इसलिए ये वाला एरिया है। रोल एंड सिग्निफिकेंस क्या, आंध्र प्रदेश काउंसिल ने रोल प्ले किया था लैंड टाइटलिंग बिल के अंदर। डाइवर्सिटी इन लॉ मेकिंग लेके आते हैं। कूलिंग चैम्बर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है पॉपुलिस्ट लॉ मेकिंग ना हो, थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगा इनका। चैलेंजेस क्या हैं, डिले कर सकते हैं सिर्फ 4 मंथ के लिए, और मनी बिल को सिर्फ 14 दिन के लिए, बट कैन नॉट वीटो। यूज टू अकोमोडेट डिफीटेड लीडर, ठीक है। रिटायरिंग पार्किंग स्लॉट बन गया था ये, रिटायर्ड पार्किंग स्लॉट। देन वे फॉरवर्ड में क्या लिखूंगा, इंक्लूड वुमेन प्रोफेशनल सिविल सोसाइटी मेंबर, इनको इंक्लूड करो। पीरियोडिक परफॉर्मेंस ऑडिट हो इनका, एंड इवॉल्व द पॉलिटिकल पार्किंग स्पेसेस इनटू इफेक्टिव रिवाइजरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं जुडिशरी पे।